आज हम बात करेंगे DSMS डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर, जिसे कहते हैं संपीड़न उपांग। आइए हम जानते हैं संपीड़न उपांग किसी स्टील की संरचना में कैसे व्यवहार करता है और उनका गुणधर्म क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संपीड़ांक होता क्या है। देखिए, संपीड़ांक की डिफिनीशन हम यह दे सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स में वे उपांग जिन पर संपीड़न भार आता है उन उपांगों को संपीड़ांक कहते हैं। यानी कि स्टील की संरचनाओं में ऐसे सभी उपांग जिन पर केवल संपीड़न भार आवे उस उपांग को बोलेंगे संपीड़ांक। अब देखिए, हम जानते हैं कि संपीड़न भार होता क्या है। देखिए, यहाँ पे संपीड़न भार लिखा गया है। संपीड़न भार किसी मेंबर पर लगने वाला ऐसा भार जो उस मेंबर को केवल दबाने का प्रयास करता है, उसे संपीड़न भार कहते हैं। यानी कि किस मेंबर पर अगर कोई भार लग रहा है तो उसे अगर उस मेंबर को केवल भार दबा रहा है तो उस मेंबर को बोलेंगे संपीड़ांक, और उस भार को बोला जाएगा संपीड़न भार लग रहा है। जैसे टेंशन मेंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंशन मेंबर में कि जब मेंबर पर टेंसाइल फोर्स कार्य करता है तो उस मेंबर को बोलते हैं तनाव मेंबर या तनाव उपांग बोला जाता है। उसी तरीके से जब मेंबर पर संपीड़न भार कार्य करेगा तो उस मेंबर को बोलेंगे संपीड़ांक और उस भार को बोला जाता है संपीड़न भार। अब देखिए, संपीड़न भार लगने के लिए क्या क्या स्टील की संरचना में दिया गया है। पहला पॉइंट है कि किसी मेंबर पर लगने वाला संपीड़न भार तभी कार्य करता है जब आने वाला भार का सेंटर उस उपांग के सेंटर एक दूसरे के ऊपर हों। अर्थात किसी मेंबर पर संपीड़न भार हम तभी बोलेंगे जब कोई आने वाला भार का सेंटर, यानी कि जो भार लग रहा है उसका सेंटर और उस उपांग जिस पर भार कार्य करने जा रहा है उसका सेंटर एक दूसरे को जस्ट ऊपर हो, यानी कि एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो, तब मानेंगे कि उस उपांग पे कौन सा भार लग रहा है, संपीड़न भार लग रहा है। दूसरा, उपांग पर संपीड़न भार लगते समय उस उपांग में बेंडिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उपांग की डिजाइन करते समय उपांग की न्यूनतम प्रभावी त्रिज्या पर विचार किया जाता है। यानी कि किसी उपांग पर अगर संपीड़न भार लग रहा है, केवल संपीड़न भार लगाया जा रहा है, तो उस उपांग में बेंडिंग या बकलिंग, चूँकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, बेंडिंग और बकलिंग, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि ना बेंडिंग होना चाहिए ना बकलिंग होना चाहिए। अगर उसमें बेंडिंग और बकलिंग हो रहा है तो उस भार को हम संपीड़न भार नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट है कि स्टील स्ट्रक्चर्स में कंप्रेशन मेंबर के रूप में ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या नत हो सकते हैं। यानी कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं वह वर्टिकल भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है और नत भी हो सकता है। अगर उन पर संपीड़न भार आ रहा है तब, यानी कि मान लेते हैं किसी छत कैंची में अगर कोई नत संरचना है, जैसे स्ट्रट जिसे बोलते हैं, स्ट्रट ये हमारा नत होता है, तो उसे हम संपीड़ांक कहते हैं क्योंकि उस पर संपीड़न भार आता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक नत संरचना पे केवल संपीड़न भार ही आता हो, ठीक है। यानी कि जब उस पर संपीड़न भार आएगा तभी हम उसको बोलेंगे क्या संपीड़ांक है। अगला पॉइंट है, संपीड़न उपांग का विकल्पन करते समय हम तन्यता अनुपात पर विचार करते हैं। यानी कि संपीड़न उपांग का जब भी विकल्पन करेंगे तो तन्यता अनुपात के पर विचार किया जाता है, क्योंकि तन्यता अनुपात एक मेन फैक्टर रखता है संपीड़ांक के लिए। अगला है, संपीड़न उपांग का प्रयोग इस्पाती संरचनाओं में निम्न जगहों पर किया जाता है। जैसे छत कैंची में संपीड़न उपांग का प्रयोग छत कैंची में भी किया जाता है, पुल की कैंचियों में भी किया जाता है, पानी की टंकी में किया जाता है, इस्पाती भवनों में किया जाता है, आदि में किया जाता है। यानी कि संपीड़न उपांग का प्रयोग इस्पाती संरचनाओं में कई जगहों पर किया जाता है। आइए हम अगला टॉपिक जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे पहला है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ डेरिवेशन या न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। लेकिन न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या इसे हम आर मिनिमम से डिनोट करते हैं और आर मिनिमम बराबर होता है √I मिनिमम अपन ए। आई मिनिमम को कहते हैं न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण और एरिया को कहते हैं काट का क्षेत्रफल, उस काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए, इसका डिफिनीशन क्या देंगे। जब किसी मेंबर पर भार लगने के कारण मेंबर रोटेट होता है, यानी कि मेंबर पे भार लग रहा है और मेंबर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसका CG बदल जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई मेंबर है उस पर भार लगाया जा रहा है
तो उसका CG बदलेगा कब? जब मेंबर रोटेट होगा। और जब मेंबर रोटेट होगा, उसका CG बदल जाता है, तो मेंबर के पुराने CG और नए CG के बीच की दूरी को न्यूनतम प्रवृत्त त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यह मेंबर है, भार लगने के पूर्व यह CG है और भार लगने के बाद यह CG है। इन दोनों CGओं के बीच की जो क्षैतिज दूरी दिखाई गई है, इसे हम R मिनिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? R मिनिमम। अगला टॉपिक है तंतुअनुपात। देखिए, तंतुअनुपात को लैम्डा से डिनोट करते हैं और हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी मेंबर की प्रभावी लंबाई LEF तथा न्यूनतम प्रलंबन त्रिज्या R मिनिमम के अनुपात को तंतुअनुपात कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लैम्डा होता है आपका LEF अपन R मिनिमम, यानी कि प्रभावी लंबाई को हम LEF से डिनोट करते हैं और न्यूनतम प्रलंबन त्रिज्या को हम R मिनिमम से डिनोट करते हैं। किसी मेंबर की प्रभावी लंबाई LEF डिपेंड करता है उस मेंबर के सिरों पर, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि अगर कोई कॉलम है तो कॉलम के सिरों के अनुसार, सिरों की स्थिति के अनुसार कई वर्गों में उनको बांटा गया है, मानो कई वर्गों में उसको बांटा गया है। अब उसको कई वर्गों में बांटा गया तो उसके अनुसार उसका LEF का मान हमेशा बदलता रहता है, यानी कि उसके दोनों सिरे कब्जेदार हैं, दोनों सिरे बद्ध हैं, एक सिरा बद्ध है, दूसरा कब्जेदार है, तो उनके अनुसार उस कॉलम की प्रभावी लंबाई का मान अलग अलग होता है और वास्तविक लंबाई का मान अलग अलग होता है। तो हम आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रभावी लंबाई होता क्या है। सबसे पहले तंतुअनुपात के लिए एक मेन टॉपिक आपका ये है कि तंतुअनुपात डिपेंड करता है कॉलम की लंबाई पर। अगर कह सकते हैं हम ऐसा, यदि किसी कॉलम की लंबाई जितना ही अधिक हो, उस कॉलम की तंतुअनुपात उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी मेंबर का तंतुअनुपात अधिक होने पर उसमें बकलिंग और बेंडिंग भी अधिक होगा। यानी कि किस कॉलम की तंतुअनुपात का मान अधिक अगर है तो उसमें बकलिंग भी होगा और बेंडिंग भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा आपका होता रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एक कॉलम यहाँ पे दिखाया गया है और एक कॉलम यहाँ पे दिखाया गया है। इस कॉलम का और इस कॉलम का एरिया और भार दोनों बराबर है। इस कॉलम का भी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस कॉलम का भी एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस कॉलम पर भार भी P 100 किलोन्यूटन, इस कॉलम पर भी भार P बराबर है 100 किलोन्यूटन। इसका सिलेंडरनेस रेशियो दिखाया गया 110, इसका सिलेंडरनेस रेशियो दिखाया गया लैम्डा बराबर 400। अब देखिए, इस कॉलम में बेंडिंग कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा क्या है? कम है। लेकिन इस कॉलम में बेंडिंग क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा का मान क्या है? ज़्यादा है। तो जब लैम्डा का मान कम होगा तो बेंडिंग कम होगा, और जब लैम्डा का मान ज़्यादा होगा तो बेंडिंग क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। अब आइए हम अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। प्रभावी लंबाई LEF पर, इफेक्टिव लेंथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, इफेक्टिव लेंथ होता क्या है? जब भी हम किसी कॉलम पर कोई भार लगाते हैं, यानी मान लेते हैं कोई कॉलम है, इस पे लोड लगाया जा रहा है, मान लेते हैं कोई कॉलम है, इस पे लोड लगाया गया, P लोड आपका लगाया गया। अगर यहाँ पे P लोड लगाया जा रहा है तो इस कॉलम, इसके दोनों सिरे कैसे हिंज हैं? अगर A भी सिरा हिंज है, A भी सिरा हिंज है, तो इस स्थिति में कॉलम का बेंडिंग इसी बिंदु से होगा और कॉलम का जो बेंडिंग समाप्त होगा वह इस बिंदु पे जाके क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो किसी कॉलम के जिस बिंदु से, यानी कि कह सकते हैं कि किसी कॉलम पर भार लगने के बाद, यानी कि किसी कॉलम पर P लोड लगने के बाद जिस बिंदु से बेंडिंग शुरू होती है और जिस बिंदु पर बेंडिंग समाप्त होती है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं LEF, जिसे कहते हैं प्रभावी लंबाई। इसे कहा जाता है प्रभावी लंबाई LEF। तो देखिए, यहाँ पे डिफिनीशन दिखाया गया, किसी कॉलम पर भार लगने के बाद उस कॉलम में जिस बिंदु से व्याकुचन शुरू होता है तथा जिस बिंदु पर व्याकुचन समाप्त होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को कहते हैं प्रभावी लंबाई LEF। इसे हम LEF से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दोनों सिरे हिंज दिखाए गए, यहाँ पे दोनों सिरे बद्ध दिखाए गए। ये सिरा बद्ध है, ये भी सिरा क्या है? आपका बद्ध है। अब ये दोनों सिरे बद्ध होने के कारण इस पर जब लोड लगाया गया है तो कॉलम का बेंडिंग यहाँ से होकर के यहाँ से हो रहा है बेंडिंग, और बेंडिंग कहाँ समाप्त हो रहा है? यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो इनके बीच की लंबाई को बोलेंगे LEF। और जिस बिंदु से बेंडिंग प्रारंभ होता है उस बिंदु को कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, कॉलम का नति परिवर्तन बिंदु या कांट्राफ्लेक्चर पॉइंट। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी संपीड़न मेंबर की सामर्थ्य कैसे ज्ञात किया जाता है। संपीड़न मेंबर अगर कोई है तो उसका सामर्थ्य कैसे ज्ञात करेंगे और उसकी हम डिजाइन कैसे करेंगे। तो हमें ये दोनों वीडियो अगले स्टेप में हम इसको डालेंगे यूट्यूब में।
बाकी आज के लिए इतना ही आपके लिए। धन्यवाद।